मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भाषिका की 38वीं कक्षा। पीछे हमने चतुर्थ पाद प्रथम अध्याय का प्रारंभ कर लिया था, जिसमें कि 12 सूत्र हो गए थे। कोई प्रश्न है पीछे का तो पूछो। गुरुजी, शेषोज्ञ सखी इस सूत्र में अग्निना वायुना इसका उदाहरण नहीं दिखाया, क्योंकि शेष दिखाना है, इसलिए ये स्पष्ट नहीं हुआ। देखो, शेष शब्द प्रकरण के अनुसार हम देखें तो नदी संज्ञा का चल रहा था, ठीक है। तो नदी संज्ञा का जब प्रकरण चल रहा था और हम नीति ह्रस्व शतक आ गए थे, तो यहां तक के सूत्रों में सब में नदी संज्ञा की बात हो रही थी। अब उसी को ध्यान में रखते हुए हम देखें तो शेष शब्द किसको कहेगा, अर्थात जहां जहां जिस जिस प्रत्यय के परे रहते या जैसे जैसे शब्दों की नदी संज्ञा की गई है, उनके अतिरिक्त जो ह्रस्व एकारांत उकारांत शब्द रह गए। तो एक तो ह्रस्व एकारांत उकारांत स्त्रीलिंग वाले हम देखेंगे, जो कि ङित प्रत्यय पर रहते, जहां विकल्प से पीछे किया गया था, तो वो भी इसमें शेष में आ गए। और पुल्लिंग ह्रस्व एकारांत उकारांत इनकी नदी संज्ञा की नहीं गई है। तो कहाँ नहीं की गई है? ङित प्रत्यय पर रहते नहीं की गई, ठीक है ना। ङित का ही तो पीछे चल रहा था, ङित प्रत्यय पर रहते नहीं की गई थी। जी। तो वहां हम देखेंगे तो 4 ही प्रत्यय मिले हमें ङित, ङे ङसी और ङस, ङे ङस ङस, ङे ङसी ङस और ङे, इन 4 प्रत्ययों में। लेकिन हम इस शेष को और व्यापक करेंगे थोड़ा। हम शेष से वो भी लेंगे कि जिन प्रत्ययों के परे रहते, जैसे ङित की बात हुई थी, लेकिन ङित प्रत्यय परे रहते नहीं की गई थी, वो तो ठीक है, लेकिन अन्य प्रत्ययों के परे रहते भी तो नहीं की गई थी, तो वो भी इसमें आ जाएंगे। तो उदाहरण नहीं देने वाली बात नहीं, उदाहरण तो उदाहरण ही होता है। उदाहरण में सारे उदाहरण देना कोई आवश्यक नहीं होता है, ठीक है ना। पीछे प्रकरण के अनुसार देखा उन्होंने कि ङित प्रत्यय के हमने उदाहरण दिखाई थे, तो उसी प्रकार के उदाहरण इन्होंने यहाँ, जैसे कृतिका या धेनु का उदाहरण देंगे हम शेषोभ्य सखी में, तो कौन कौन से प्रत्ययों में दे सकते हैं? 4 प्रत्ययों में ही तो देंगे। तो 4 प्रत्ययों में भी इन्होंने कितने में दिया? केवल 1 प्रत्यय में, 1 में ही तो आया। कृतये और धेनवे केवल ङे प्रत्यय का दे दिया। तो यहाँ प्रश्न हो सकता है कि औरों का क्यों नहीं दिया? उदाहरण तो उदाहरण ही है, थोड़ा सा दे देते हैं। अब उसी से मिलता जुलता उन्होंने पुल्लिंग एकारांत उकारांत अग्नि और वायु का दे दिया, ठीक है ना। तो यहाँ भी तो हम कहेंगे कि अन्य जो 3 और रह गए प्रत्यय, उनका भी तो अग्नि वायु का आएगा, वो भी नहीं दिया। उसके अतिरिक्त टा प्रत्यय में, यानी कि पूरे एक शब्द ही जब घी संज्ञा को नाम के लेके चल रहा है, तो जहां जहां भी घी संज्ञा के कार्य हैं, तो टा प्रत्यय में भी होता है कार्य घी संज्ञा का, तो वो भी रह गया। 3 ङित प्रत्यय रह गए, ये सारी बातें यहाँ आ जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि उदाहरण इन्होंने इतना ही, उदाहरण तो थोड़ा होता है, थोड़ा सा दे दिया बस, लेकिन संज्ञा तो मूल शब्द की होगी। अब प्रत्यय पर रहते वाली बात छोड़ दो, मूल शब्द की, क्योंकि प्रत्यय तो आने आ गई है, सुबाद्युत्पत्ति होनी ही है। तो सभी प्रत्ययों के पर रहते, जहां जहां भी
शब्द तो घी नाम को लेके चल रहा है। अब जहां जहां भी कार्य होगा बस वहां प्रभाव पड़ेगा, जहां कार्य कोई नहीं है वहां प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो घी संज्ञा के कार्य हम ह्रस्व एकारांत उकारांत पुल्लिंग में देखते हैं तो कितने स्थल आते हैं ऐसे? 4 तो ये स्पष्ट हो ही गए मित वाले। एक टा प्रत्यय का हो गया, ठीक है ना। जी। अब हम आंगोनास्त्रियम, हैं हैं आंगोनास्त्रियम। हाँ हाँ, आंगोनास्त्रियाम टा का हो गया ये। और संबुद्धि में कोई कार्य इसका होता नहीं। नदी का कार्य संबुद्धि में भी होता है, अम्बार्थ नद्यो ह्रस्व होता है नहीं, तो वहां तो कोई जी कार्य नहीं। तो 5 स्थानों पर ही होगा इसका कार्य। और उसमें सप्तमी में 2 कार्य बन जाते हैं। सप्तमी में इकार को अकार भी, इकार उकार को अकार भी करेंगे और नी को औ भी करेंगे, वहां 2 कार्य हो जाते हैं। बस ये है। और नदी संज्ञा के कार्यों में भी हम देखें तो वहां प्रभाव उसका संबुद्धि में भी पड़ेगा, संबुद्धि में भी पड़ेगा, लेकिन ह्रस्व इकारांत उकारांत जो नदी संज्ञक हैं, ठीक है ना, स्त्रीलिंग वाले, वहां संबुद्धि में उनका भी कोई कार्य नहीं होगा। वहां क्या ह्रस्व करेंगे, वो तो पहले से ही ह्रस्व है। इस तरह से जो है वो देख लेंगे सब। वो तो रूप अगर ध्यान में हमारे हैं तो पता लग जाएगा कहाँ कहाँ कार्य होता है। और असखी का प्रत्युदाहरण सखिया तृतीया का दे दिया। हाँ, तो यहाँ देखो ये भी बता दिया इन्होंने। यहाँ ये बता दिया कि शेषो घ्य सखी सूत्र घी संज्ञा सर्वत्र कर रहा है। सर्वत्र करेंगे तभी तो टा आएगा आगे, क्योंकि जी टा में कार्य किया गया है। तो जैसे सख्या में कार्य नहीं हुआ, अब इसका तात्पर्य अग्नि में हो जाएगा, तो वहां बनेगा अग्निना वायुना, ऐसे बनते हैं। सखी का नहीं बना। तो उदाहरण में ये आपत्ति नहीं आती कि ये क्यों दिखा दिया, ये छोड़ दिया, ये क्यों ले लिया, ऐसा नहीं। कुछ भी ले लिया बस, उदाहरण तो उदाहरण ही है। जी अब गुरुजी, वहां पर जब स्पष्ट है। कहीं कोई वस्तु खरीदने जाते हैं किसी से, हैं, मिठाई वाले के हलवाई के पास पहुंचे मिठाई खरीदने के लिए, तो वहां पर स्वाद कैसा है कैसा नहीं है, तो सैंपल के रूप में थोड़ा सा कहते हैं ना, जरा दिखाना चखा करके, तो वो कितना देगा? थोड़ा सा ही तो देगा कि नहीं, जरा और दो और दो और दो, वहीं पेट भर ले हम खा खा के। सैंपल में ऐसा तो नहीं होता ना। फल लेने जाओ तो वो खरबूज है या आम है, तो वो क्या करते हैं वो लोग, विश्वास नहीं होता है ग्राहक को, तो थोड़ा सा काट करके वो एक रखते हैं अपने अलग से, उसमें थोड़ा थोड़ा काट काट करके वो दिखाते रहेंगे कि देखो इसमें से चख के देख लो कितना मीठा हम बेच रहे हैं। अब हम सारा ही ले लें उससे कि लाभ पूरा ही चखेंगे हम ये, तो ऐसा तो नहीं होता ना। उदाहरण तो उदाहरण ही है, उदाहरण ही तो हुआ ये वहां, कि देखो ये उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, ऐसे हम मीठा बेचते हैं इतना। और हो गया। जी गुरुजी। चलो, तो आगे बढ़ते हैं अब। सूत्र दे रहा है दिखाई सब, ये यस्मा, ये फाइल दिख रही है। हाँ जी। अब थोड़ी और बड़ी हुई, देखो अब देखना अंतर आया। ठीक है, तो यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि प्रत्ययंगम। सूत्र तो हम अनेकों बार पढ़ चुके हैं, बुद्धि में समा चुका है, कोई और इसमें उस तरह की तो बात नहीं आएगी।
फिर भी अगर कुछ छूट गया है तो उसको दोबारा समझ लेना। एक तो इसमें तदादि शब्द मुख्य है समझने के लिए, ठीक है, और अन्य हम पद कृत्यों में देखेंगे अलग अलग प्रयोजन। तो यस्मात् प्रत्ययो विधीयते, उसी को और खोल दिया व्याख्या में कि यस्मात् से आप क्या ले रहे हैं। तो प्रत्यय विधीयते जब कहा जाता है तो प्रत्यय 3 अध्यायों में है, अष्टाध्यायी में 3, 4 और 5। तीसरे अध्याय में धातुओं से हैं और चौथे 5वें अध्याय में प्रातिपदिकों से हैं। तो उसी को आगे खोल दिया कि प्रत्यय जब कहा है तो यही 2 आएंगे, धातुर्वा प्रातिपदिकार्थ। तदादि शब्द रूपम, अब ये तदादि का अर्थ हो गया। अब तदादि को अभी खोला नहीं है, लेकिन प्रथमा वृत्ति में हमने समास पढ़ा ही था कि तस्य आदि ही तदादि ही। अब तस्य कस्य, तो धातु और प्रातिपदिक जब लिया गया है तो इसको लेंगे या कि जो प्रत्यय आगे आ रहा है उसको लेंगे। किसका ढूंढेंगे आदि? धातु या प्रातिपदिक? हाँ, धातु या, क्योंकि यस्मात्, यस्मात् शब्द जो कि सर्वनाम है, यद शब्द, और तदादि में तद शब्द सर्वनाम है, तो जिसको यद शब्द कह रहा है उसी को तद शब्द कहेगा। तो धातु या प्रातिपदिक का आदि वर्ण, ठीक है ना, आदि वर्ण लेंगे, एक वर्ण केवल। तो तस्य आदि ही तदादि ही, तो इतने से तो नहीं खुलेगी बात। फिर यहाँ एक समास और किया गया आदि शब्द को बढ़ा करके कि तदादि ही आदि ही यस्य। अब बहुरी करते हुए उत्तर पद आदि का लोप कर दिया गया। तो उस अवस्था में धातु या प्रातिपदिक का प्रथम वर्ण वह जिसके आदि में है, तो वहां यस्य जो कहा गया जिस, वो है समुदाय पूरा। और वो समुदाय कहाँ तक देखेंगे? प्रत्यय को छोड़ करके, प्रत्यय परे रहते जाएंगे तो वहां तक सीमा जो हमारी होगी, आगे बढ़ते 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 वो प्रत्यय जहां प्रारंभ होगा वहां रुक जाएगी, बस प्रत्यय का समावेश नहीं होगा। तो इस तरह से वह पूरा समुदाय, तो पूरे समुदाय को उन्होंने क्या कहा? तदादि के आगे देखो शब्द रूपम। अब पूरा एक शब्द रूप बन गया, तो शब्द रूप में धातु या प्रातिपदिक का प्रथम वर्ण और उसके आगे प्रत्यय तक जाते जाते उसके पूर्व का पूरा भाग शब्द रूपम। प्रत्यय परतः, अब ये जो दूसरा प्रत्यय बोला है इन्होंने, एक तो पहले आ गया यस्मात् प्रत्ययो विधीयते, एक प्रत्यय वहां आ गया, ये प्रत्यय विधि का अर्थ हो गया। अब दूसरा प्रत्यय जो सप्तमी का आ रहा है सूत्र में, उसके लिए कहा कि प्रत्यय परतः, प्रत्यय वहां छूट जाएगा। तो प्रत्यय पर तो अंग संयम भवति, प्रत्यय आगे उपस्थित होना चाहिए। तो ये स्पष्ट इसका अर्थ है, कर्ता हर्ता करिष्यति हरिष्यति अकरिष्यत, औपगवः कापटवः, ये सब इसके उदाहरण हो गए हैं। यस्मात् प्रत्यय और जो प्रत्ययंगम, ये जो प्रत्यय है जिसको हम छोड़ देंगे वो, और जिससे प्रत्यय किया गया वो प्रत्यय, ये प्रत्यय के होंगे ना, तो बीच में जो प्रत्यय यस्मात् प्रत्ययो विधीयते, जिससे प्रत्यय कहा गया है। तो यहाँ जो प्रश्न उठाया गया अभी कि जो प्रत्यय हुआ है धातु या प्रातिपदिक से, क्या उसके परे रहते की बात हो रही है? तो दूसरी बात क्या बनेगी? क्योंकि हमने या बोला, या उसके परे रहते की बात हो रही है, अथवा, तो अथवा से हम दूसरा प्रत्यय लेंगे या वही लेंगे या कुछ भी नहीं लेंगे? दूसरा प्रत्यय लेंगे, तो ये बात भी घट जाती है। तभी तो करिष्यति इत्यादि में घटाएंगे हम, वो भी है। अब जहां एक ही प्रत्यय किया गया है तो वहां तो कोई बात ही नहीं है। जहां एक ही प्रत्यय वहां तो वही, क्योंकि परे कुछ तो होना चाहिए। अब जहां 2 प्रत्यय हैं तो वहां एक प्रत्यय अंग संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, 3 प्रत्यय हैं तो 2 प्रत्यय अंग संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे, 4 प्रत्यय हैं, जितने भी हों एक अंत में अवश्य छोड़ना है। अब ये हमारे ऊपर है कि हमें जो कार्य करना है तो कितने अंग में कार्य करना है। अब भले ही 2 प्रत्यय 3 प्रत्यय आगे हैं,
और हमें करना है मूल प्रकृति को अंग मान करके कोई कार्य। तो जो प्रथम प्रत्यय है, ठीक है, मान लो दो प्रत्यय आगे हैं, तो जो प्रथम प्रत्यय है हम उसके पर रहते अंग मानेंगे। अब हमें जो जो प्रथम प्रत्यय है उसको भी अंग मान करके कुछ कार्य करना है, तो दूसरे प्रत्यय के पर रहते हम अंग ले लेंगे। ये हमारे ऊपर है। अंग वहां अनेक बन गए ना। अगर दो प्रत्यय आगे आ रहे हैं तो दो अंग बन गए, एक प्रथम प्रत्यय को मान करके, एक द्वितीय प्रत्यय को मान करके। जैसे करिष्यति को ही ले लें, तो एक तो करी, करी भी नहीं बल्कि कर कहा जाएगा, क्योंकि ई तो उसी का भाग है प्रत्यय का। तो एक तो कर अंग हो गया, ठीक है ना, क्रि अंग मान करके तो गुण किया था, कर अंग हो गया। और दूसरा करिष्य, ये अंग हो गया ती को मान करके। अब करिष्यति अंग तब होगा जबकि आगे हम तरप तमप आदि कुछ और लगाएं, एक प्रत्यय और बढ़ाएं, तब वो पूरा अंग बनेगा। लेकिन अंग संबंधी कार्य भी तो हो कोई। ये नाम तो बहुत सारे लिखवा लाए और कोई पुकारने वाला है नहीं, तो नामों का करना क्या है फिर? परमात्मा ने भी पदार्थों के नाम रखे, सर्वेशाम तु सनामानि कर्माणि च पृथक पृथक। तो नामों को हम बोलते हैं ना व्यवहार में, तभी तो नाम रखे हैं उसने। अब वो एक एक परमाणु का तो नाम रखेगा नहीं कि देखो ये जो परमाणु है इसका ये नाम है। जैसे हम गायों के नाम रख लेते हैं ना गौशाला में, गाय तो एक ही है लेकिन अलग अलग नामों से व्यवहार के लिए। तो परमात्मा हमें सारे परमाणुओं के नाम भी तो बताना चाहिए था ना उसको। जितने परमाणु हैं सबके नाम बताए वो, तो क्या करेंगे उनका हम? हमारे किस काम के हैं जब परमाणु से हमें कोई कार्य ही नहीं लेना है, और ऐसा संभव भी नहीं है। अनंत परमाणु है हमारी दृष्टि में, तो अनंत नाम याद रख पाएंगे हम? इसलिए कोई नाम नहीं वहां पर। तो कह रहे ये तो श्लोक फिर गलत हो गया कि सर्वेशाम तु सनामानि। सबके नाम कहाँ बताए उसने? परमाणु के तो नाम रह गए। ये इतने सारे आकाश में तारे चमक रहे हैं, सबके जो सब सूर्य अलग अलग हैं, इनके भी सबके नाम रखने चाहिए थे, कोई नाम नहीं, बस तारा नाम हो गया एक समान रूप से। इसलिए नाम का उद्देश्य होता है उसको बोल करके व्यवहार करना। हाँ, आगे कहा कि यस्माद इति संजी निर्देशार्थम, क्योंकि यस्माद को यदि नहीं कहा जाएगा तो अंग संज्ञा किसकी होगी फिर? प्रत्यय विधि हुई, ठीक है, प्रत्यय परे रहते, तो ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा। और दूसरा यह है कि यद शब्द को लेकर के हम तद शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर यद भद्रम तन्नासव, अगर यद नहीं है और अकेला तद बोलते हैं तो साकांक्ष पद रह जाएगा ऐसे ही कि तद, ये तद कहा किसको जा रहा है, और ढूंढेंगे कहाँ से लाएंगे पकड़ करके। इसलिए यस्मात् का जो निर्देश किया गया है वो संजी का निर्देश है, और तदादि इति संबंधात्, और तदादि में आया हुआ तद शब्द भी उसी को बोल रहा है। तो संजी कहाँ से कहाँ तक, ये पूरा एक निश्चय हो जाता है। प्रत्यय ग्रहणम किम, अब ये जो प्रत्यय ग्रहण की बात हो रही है, कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय विधि वाला। ये प्रत्यय आपने क्यों किया? अब प्रत्यय ग्रहण नहीं करेंगे तो सूत्र क्या बनेगा फिर? यस्मात्, यस्मात् क्या? जिससे, जिससे विधि की जाती है, विधि तो बोला जाएगा ना, यस्मात् विधि ही, ठीक है ना, ऐसा बोलेंगे फिर यस्मात् विधि ही तदादि प्रत्ययंगम, जिससे विधि की जाती है। तो विधि तो हम नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु से आत्मनिपद किया था ना, निर्विषह से पीछे पढ़ चुके हैं। तो आत्मनिपद करना, जिसको कि हमने नियम शब्द से भी कहा था, आत्मनिपद और परस्मी पद को नियम शब्द से कहा था, तो नियम रूपी विधि की गई थी नहीं वहां पर। तो उस अवस्था में नी और अडागम भी साथ में आ गया, विष भी आ गया, न्यविष, बल्कि अडागम से पहले ही हम, क्योंकि अडागम तो बाद में आता है ना, नी साथ में पहले से है विष के, तो नी विष अब लुंग लकार लेकर के आए, आत्मनिपद का प्रत्यय आ गया। अब आत्मनिपद का प्रत्यय जब आ गया तो नी विष की अंग संज्ञा हो जाएगी, होगी कि नहीं? क्योंकि विधि तो की गई है नी से, नी को मान करके विधि की गई है। और कौन सी विधि होगी? उपसर्ग से उत्तर जो विधि कही गई थी वो विधि मानी जाएगी।
ठीक है ना, क्योंकि नी उपसर्ग जो है विशेषण के रूप में था वहां विष धातु के साथ में, कि विष कैसी होनी चाहिए, नी से जुड़ी हुई, नी के साथ में, नी से संबद्ध। तो इस तरह से वहां पर जो नियम विधि की गई थी उस विधि को भी यहाँ ग्रहण कर सकते हैं अगर प्रत्यय शब्द नहीं बोला जाएगा तो। और जब प्रत्यय कहा गया है तो प्रत्यय नी से नहीं होता, प्रत्यय किससे होता है, धातु से, धातु से होता है। तो प्रत्यय ग्रहणम किम का यही तात्पर्य है कि न्यविशत व्यक्रीणीत निर्विशः इति उपसर्गा विधिरस्ति, अगर प्रत्यय ग्रहण नहीं करेंगे तो तदादेह अंग संज्ञा स्यात्, नी को मिला करके फिर अंग संज्ञा होने लगेगी और वहां फिर उससे पूर्व अडागम आएगा। अब विधि शब्द पर विचार किया कि विधि ग्रहणम किम, तो विधि यदि नहीं बोलेंगे तो प्रत्यय भी शब्द नहीं रहेगा, फिर सूत्र बनेगा यस्मात् तदादि प्रत्ययंगम। प्रत्यय सप्तमी वाला तो आएगा, प्रत्यय परे रहते, तो प्रत्यय परे रहते, ठीक है ना। यस्मात् को पंचम्यंत मान करके यस्मात् को पंचम्यंत तो माना ही जाएगा, तो जिससे, ठीक है ना, जिससे। अब वहां प्रत्यय भले ही उससे नहीं किया गया है लेकिन उत्तर अर्थ लेते हुए वहां पर, क्योंकि यस्मात् जब बोलेंगे तो यस जिससे, तो पर शब्द का अध्याहार तो करना ही पड़ेगा, पर शब्द का अध्याहार तो करना ही होगा, नहीं तो यस्मात् इतना मात्र बोलेंगे तो ये साकांक्ष शब्द रहेगा कि जिससे, क्या जिससे। तो नियम ये होता है कि जब व्याख्या की जाती है और कहीं कोई अधूरा वाक्य दिखाई देता है तो अध्याहार करके उस अर्थ को पूरा करते हैं। तो पूरा करने के लिए अध्याहार क्या करेंगे, यहाँ पर विधीयते क्रिया को और बढ़ाएंगे, यस्माद् विधीयते, ठीक है ना, जिससे कुछ भी विधान किया गया है। तो अब जो यहाँ पर आगे जो शब्द दिया कि प्रत्यय परत्व मात्र माभूत, प्रत्यय विधान तो नहीं किया उससे, ठीक है ना, कुछ विधान तो किया गया और कुछ है। जैसे स्त्री शब्द को लिया पहले हमने, स्त्री से हम सुप्रत्यय लाए थे कि नहीं, सुप्रत्यय ला करके उसका लुक हो गया है, वो लोप हो गया, हलन्याभ्यो दीर्घासुतस्य रिक्तम फल। तो स्त्री से यस्मात् जिससे, जिससे विधान किया गया, ठीक है, विधान किया गया, प्रत्यय मान लिया हमने, प्रत्यय विधान किया और उसका हो गया लोप। अब विधान तो हो गया उससे, अब क्या कि आगे प्रत्यय परे रहते। अब जो प्रत्यय आगे है वो उससे विधान नहीं किया गया था, जैसे इयति क्या है, ये पीछे जब ये शब्द बनाया था हमने तो बताया था ना मैंने कि यहाँ प्रकृति तो रहती ही नहीं, या है, प्रकृति है इसमें, इयति में। इदम शब्द से वतु प्रत्यय व को घ हो गया, किमिदम बांध होगा, घतुप हो गया, घत हो गया, घको ई हो गया, ठीक है ना। और इदम किमो रीश की से ईश आदेश हुआ, उस ई का यस्य तिज से लोप हो गया था, तो प्रत्यय ही तो रह गया, केवल प्रत्यय मात्र रह गया था। तो इस तरह से जो इयति शब्द आ रहा है ये स्त्री के आगे प्रत्यय है कि नहीं है, तो इस प्रत्यय के परे रहते भी और तदादि मान करके पूरा एक अंग बन जाएगा, ठीक है। ये सारी आपत्तियां आने लगेंगी, इसलिए विधि शब्द आवश्यक है। विधि शब्द जोड़ करके अब यस्मात् से उसका संबंध जुड़ गया कि जिससे प्रत्यय विधान किया है, या इयति जो प्रत्यय जिसमें जो है आगे, ये क्या स्त्री से विधान किया गया था, नहीं किया गया था, इसलिए यहाँ अंग संज्ञा नहीं होगी, नहीं तो प्रत्यय परे मात्र देखा जाएगा, फिर विधान भले ही उससे न हुआ हो, बस उसके आगे आना चाहिए, तो ऐसा अर्थ न हो जाए, इसलिए। अब ये जो तदादि शब्द की बात हुई थी कि यदि हम इतना ही माने, एक ही प्रत्यय परे रहते अंग संज्ञा माने, तब तो कोई बात नहीं है, जिससे प्रत्यय विधान किया है उस प्रत्यय के परे रहते उस पूरे प्रकृति की अंग संज्ञा होती, ये अर्थ निकल आता। तदादि शब्द को हटा दें तो हो जाएगा अर्थ नहीं पूरा, यस्मात् प्रत्यय विधि ही
प्रत्यय अंगम, जिससे प्रत्यय का विधान किया है उस प्रत्यय के परिणते उस पूरे की प्रकृति की अंग संज्ञा हो जाती है, ये अर्थ बन जाएगा। तो उस अवस्था में दो प्रत्यय जब आगे आएंगे तो प्रथम प्रत्यय को मिलाकर के अंग संज्ञा नहीं बन सकती है। उसके लिए कहा गया तदादि वचनम स्यादि नुमर्थम। ये वार्तिक के रूप में नहीं समझना इसको, ठीक है ना। ये जो स्टार का जो इन्होंने चिन्ह लगाया है तुम लोगों की पुस्तकों में, उस तरह से न लेकर के बस दोनों तरफ विराम लगा करके देख लो, जैसे कि ये रेवली वाली पुस्तक में दिया हुआ है तदादि वचनम स्यादि नमर्थम। तदादि वचन जो केवल एक व्याख्या मात्र है बस, ठीक है ना, कि तदादि वचन जो सूत्र में है वो किसके लिए है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वार्तिक जो होते हैं वो प्राय करके एक इष्टि के रूप में, उपसंख्यान के रूप में होते हैं, नहीं कि ये और बढ़ाना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए, ऐसा नहीं, तो ऐसा तो नहीं है। तदादि वचन तो है सूत्र के अंदर, उसका प्रयोजन बता रहे हैं। स्या आदि को मिला करके भी अंग संज्ञा बन जाए, नुम को मिला करके भी अंग संज्ञा बन जाए, इसलिए इसका ग्रहण किया गया है। तो वो हमने देख ही लिया था कि करिष्यावह करिष्या में अगर हम इसको स्या को मिलाकर के अंग नहीं बनाएंगे करिष्या को, तो यहाँ दीर्घ हो पाएगा, अतु दीर्घ यहीं से नहीं हो पाएगा। ऐसे ही कुंडानी, अब कुंडानी में भी नुम आगम करने के बाद जब कुंडन कितना बना शब्द, आगे ई प्रत्यय है ये। अब यहाँ पर प्रकृति तो कुंड थी, कुंडन तो प्रकृति है नहीं, जिससे प्रत्यय आया था शी प्रत्यय जिससे आया था वो तो कुंड शब्द था, तो कुंड की ही अंग संज्ञा हो पाती, नकार सहित की तो नहीं हो पाती ना। तदादि कहने से नकार सहित की भी हो गई। अब प्रत्यय परिणति देख लिया, बस प्रत्यय परे है आगे शी, तो नकारांत अंग होने से नान्तस्य अंगस्य बताया दीर्घ भवति, दीर्घ हो गया कुंडानी। अब ये दूसरे प्रत्यय की बात आ रही है, प्रत्यय अंगम, प्रत्यय जो अंतिम है उसका, ये पुनः प्रत्यय ग्रहणम किमर्थम। अब पुनः प्रत्यय नहीं कहेंगे, सूत्र बनेगा यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि अंगम। अब जहां पर प्रत्यय है ही नहीं, लोप हो चुका है, ठीक है ना, वहां भी अंग संज्ञा होने लगेगी। तो लुप्त प्रत्यय माभूत, प्रत्यय की उपस्थिति आवश्यक है। जैसे श्री अर्थम और भ्रू अर्थम, अब यहाँ श्री और भ्रू शब्द, इनके आगे जो प्रत्यय आया था, समास किया है ना ये, तो सुपो धातु प्रातिपद की ओर से समास करने के बाद उसका लुक हो चुका है। अब लुक होने के बाद यदि हम ये कहें कि प्रत्यय लक्षण से यहाँ पर हम ले लेंगे, वो भी संभव नहीं है, क्योंकि अंग संज्ञा करके अगर हम कोई कार्य करेंगे तो नलमतांग से वहां प्रत्यय लक्षण भी नहीं होने देगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि प्रत्यय शब्द नहीं कहा गया, अंत में प्रत्यय परे रहते, तो यहाँ ठीक है कोई प्रत्यय परे नहीं है, लेकिन विधान तो हुआ था यस्मात् प्रत्यय विधि ही, श्री और भ्रू के आगे प्रत्यय तो आया था, विधान तो हो चुका है, लेकिन अब परे नहीं है, प्रत्यय लक्षण से भी नहीं स्वीकार कर सकते। तो उस अवस्था में यहाँ भी अंग संज्ञा हो जाएगी, और अंग संज्ञा होने से क्या होगा, फिर श्री के आगे अर्थ शब्द आ रहा है, तो अंगस्य के अधिकार में अचिष्णु धातु भ्रुवाम करो ई अंग आदेश, यण कर ही नहीं सकते फिर, है ना, श्री अर्थम भ्रुवर्थम बनेगा, और होते तो उच्चारण नहीं कर पाएंगे तो ऐसे ही बोल देंगे, किसी से उच्चारण करवा के देखो श्री अर्थम, अब वो नहीं समझ पाएगा श्री अर्थम। बच्चों को बुलवाओ वरेण्यम, वो क्या बोलेंगे वरेणियम, ठीक है ना। यंग वंग सरल होता है ना बोलना, तो यहाँ भी ऐसे ही होने लगेगा। यद्यपि वहां तो वरेणियम भी एक पाठ स्वीकार किया गया है, उस बात अलग रही, लेकिन यहाँ श्री अर्थम भ्रुवर्थम नहीं बनेगा। अच्छा तो पूरा ये यकार नहीं आएगा ना, है? भ्रुवर्थम, हाँ ध्रुव, देखो भ्रू और अर्थम, तो उकार को यण क्या होगा, अच्छा हाँ ये अशुद्ध छपा हुआ है, ठीक है। अशुद्ध है ये, यकार को हटा देना,
इसमें सही है, जो मैं जो फाइल दिखा रहा हूँ ना इसमें शुद्ध है, रेवली वाली में। तो वह को आधा न करके ना पूरा लिख लो उसको, और भ्र इसमें कोई स्वर नहीं होगा। अंग प्रदेशः अंगस्य इत्येवम् आशयः। तो ये हो गया। अब आगे सुप तिङन्तम पदम है। सुप तिंग इति प्रत्याहार ग्रहणम, अंग संज्ञा का एक ही सूत्र था बस ये। पद संज्ञा के सूत्र आगे भी आएंगे, अभी चलेगा ये। तो सुप्तिंग इति प्रत्याहार ग्रहणम, प्रत्याहार इसलिए कहा गया क्योंकि हमारा जो अभ्यास है प्रत्याहार बोलते ही हम वही 14 सूत्रों में पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी प्रत्याहार बनाए गए, इसलिए यहाँ पर स्पष्ट कर दिया। सुबंतम तिंगंतम च शब्द रूपम पद संज्ञम भवति। अब यहाँ पर अंत शब्द भी साथ में है, तो अंत शब्द साथ में जोड़ करके सुबंत तिंगंत अर्थ निकल आया बहुरी समास करके। तो ब्राह्मण पचंती आदि ये उदाहरण हो गए। अब यहाँ पर जो अंत ग्रहण किया है तो प्रश्न ये उठेगा पहले कि सुप और तिंग लिया आपने, प्रत्यय ही है ये, तो प्रत्यय का बन गया ये एक प्रकार से विशेषण, ठीक है ना। यानी कि सुप तिंग हो गए प्रत्यय। अब प्रत्यय अकेले कभी प्रयोग में आते नहीं, वो सदा किसी न किसी प्रकृति के साथ प्रयोग में आते हैं। तो जब प्रकृति के साथ वो प्रयोग में आते हैं तो उस अवस्था में, ठीक है ना, प्रकृति के साथ ही उनका प्रयोग करना है। तो उस अवस्था में अब क्या करेंगे, प्रकृति को जब लाएंगे तो प्रकृति का एक प्रकार से अब ये विशेषण बन जाएगा। प्रकृति कैसी होनी चाहिए, सुप और तिंग सहित। तो ये न विधि से अंतर से लग जाएगा कि नहीं, तदंत विधि स्वयं ही हो जाएगी, सुबंत और तिंगंत। फिर भी आपने अंत ग्रहण किया है, तो अब यहाँ पर ये आगे जो बात कही जा रही है वो यहाँ नियम निकलता है कि पद संज्ञायाम अंत ग्रहणम अन्यत्र संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत विधेः प्रतिषेधार्थम। ये पीछे भी कहीं प्रकरण आया था ना, तो स्पष्ट बताया गया था ये। इस सूत्र में जो अंत शब्द है ये बताता है कि अन्यत्र कहीं यदि संज्ञा की जा रही है और वहां पर प्रत्यय का ग्रहण किया गया है, संज्ञा वाले सूत्रों में ही देखना है हमें, तो वहां तदंत विधि नहीं होती। ये इस सूत्र से तात्पर्य निकलता है। अब जैसे गौरी शब्द है और ब्राह्मणी शब्द से तरप प्रत्यय किया है आगे, तो तरप की घी संज्ञा न हो करके यदि हम तरबंत की घी नहीं घ संज्ञा, तरबंत की घ संज्ञा कर लें तो घ परे रहते घरूपकल्प से लड़ सूत्र से गौरी को ह्रस्व प्राप्त होने लगेगा। अब जब ये नियम हो गया कि अन्यत्र संज्ञा विधि में तदंत विधि नहीं होती, तो तरप तमपु घ सूत्र संज्ञा सूत्र है, प्रत्यय का ग्रहण किया है वहां तदंत विधि नहीं होगी। अब केवल तरप तमप जो मूल प्रत्यय है उन्हीं का नाम घ होगा, तरबंत और तमबंत का नहीं होगा। ऐसे ही अन्यत्र घटाएंगे। पद प्रदेशाः पदस्य पदादित्येवम् आदयः। नः के एक सामान्य ग्रहण किया है और 3 प्रत्ययों में आता है, तो तीनों का ग्रहण हो जाएगा। के इति क्यच त्यंग त्यचाम सामान्य ग्रहण। नान्तम शब्द रूपम के परतः पद संज्ञम भवति, ठीक है ना। नह से हो गया नकारांत, तो उनकी पद संज्ञा हो जाएगी। जैसे क्यच का उदाहरण लिया पहले, राजन, तो राजीयति पद संज्ञा होने से नकार का लोप हो चुका है। त्यंग राजायते, यश कर्मायति वर्मायति वर्मायते। अब यहाँ पर भी प्रश्न उठा कि
सिद्धे सति आरंभो नियमार्थ, क्योंकि क्यज आदि जो प्रत्यय हैं ये क्यच क्यं क्यश, ये कैसी प्रकृति से होते हैं बताओ जरा, कैसी प्रकृति होनी चाहिए? प्रत्यांत होगी कि नहीं? सुबंत होगी। सुबंत प्रकृति होनी चाहिए। और सुबंत की आप कर चुके हो पद संज्ञा पहले ही सुप्तिंगंतम पदम से, तो पद संज्ञा तो है उसकी। आप क्या आप नया कार्य कौन सा कर रहे हैं? कुछ भी नहीं है ना नया। सुबंत की पद संज्ञा हो चुकी है और सुबंत से ही ये प्रत्यय आने हैं तीनों, तो पद तो पहले से ही है वो। तो सिद्धे सति आरंभ नियमार्थ, अब ये नियम के लिए हो गया। कितनी शीघ्रता से नियम बन जाते हैं देखो। नियम बनाने के लिए कोई अतिरिक्त हमें खोल करके नहीं बताना पड़ता है, बस केवल समझना है कि अरे ये सूत्र, ये इसकी तो आवश्यकता नहीं थी, अरे इसी की तो बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि नियम बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। अगर सब कुछ अनियम में हो जाए तो अस्त व्यस्त हो जाएगा सारा, तो नियम तो बहुत आवश्यक है। तो नियम को बताने वाला सूत्र आवश्यक हुआ कि निरर्थक हुआ? वो तो औरों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है फिर वो। तो कितना विरोधाभास दिखाई दे रहा है कि कहाँ तो सूत्र व्यर्थ हो रहा था, और व्यर्थ होते 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 एक टॉप पर पहुंच गया। होता ना कभी कभी हारते हारते खिलाड़ी कह रहे मैं तो हार रहा हूँ, अब उसने इतना पुरुषार्थ किया कि एकदम ही नंबर 1 पे आ गया वो, जबकि और आ रहे थे नंबर 1 पे, वो हारते हारते नंबर 1 पे आ गया। तो नियम वाले सूत्र हैं ये सारे। तो क्या नियम निकला कि नान्तम एव के परतः पद संयम भवति, नकारांत अर्थात क्या प्रत्यय पर रहते यदि पद संज्ञा होगी तो सबकी नहीं होगी, फिर केवल जो नकारांत शब्द हैं उनकी ही होगी। लाभ क्या होगा इससे? अब देखो वाच शब्द है या श्रुत शब्द है, इनको सुबंत बना करके आत्मनः वाचम इच्छति, अपनी वाणी को सभी चाहते हैं, ठीक है ना। तो आत्मनः वाचम इच्छति, तो वाच्यति। अब यहाँ यदि न के सूत्र न हो तो पूर्व सूत्र पद संज्ञा कर देगा, और पद संज्ञा करते ही पदांत में चकार को क्या हो जाएगा? चोक लग जाएगा, तो क्या बनेगा? वाक्यति। ऐसे ही श्रुत्यति बनने लगेगा। तो ये इससे नियम बन गया। आगे देखो, सितिच, एक सूत्र और ले लिया। तो सितिच यजिभमिति वक्षति। अब यहाँ जो सिप प्रत्यय परे रहते पद संज्ञा की जा रही है, ये सिप प्रत्यय आ रहा है न्या प्रातिपदिका के अधिकार में, और वहां पर जो सूत्र आगे आएगा वो भ संज्ञा करने वाला आगे आने वाला है, ठीक है ना। तो यचिभम इति वक्षति, ये सूत्र आगे आएगा। तस्यायम पुरस्ताद अपकर्षः, क्योंकि यचिभम यकारादि और अजादि प्रत्ययों को लेगा। तो ऐसा यदि कोई शब्द है जो यकारादि और अजादि प्रत्यय जिसके आगे आ रहा है, तो वहाँ भ संज्ञा की प्राप्ति है, ठीक है ना। पहले से ही अपवाद बना दिया गया है, वहाँ पद संज्ञा ही करनी है, अगर उसमें सकार अनुबंध लगा हुआ है तब। तो सिति प्रत्यय परतः पूर्वम पद संज्ञम भवति। तो भवतष्ठ छसु, भवत शब्द से छस प्रत्यय किया गया। अब छस प्रत्यय कैसा है ये हम अजादि देखेंगे आदेश करने के बाद। तो छ को ई आदेश करके बन गया अब ये ई यस, सकार इसमें अनुबंध है। तो सिद्ध प्रत्यय हो गया, ये अजादि हो गया, भ संज्ञा की प्राप्ति हो रही थी, इसने पद संज्ञा कर दी। अब होता यह है कि हम कोई संज्ञा करते हैं तो संज्ञा का प्रभाव जब पड़ता है तो कोई ना कोई कार्य भी वहाँ करते हैं, तब प्रभाव दिखाते हैं उसका। लेकिन यहाँ तो कोई कार्य हमें दिखाई नहीं दे रहा है। किसी को दिखाई दे रहा है तो बताओ, यहाँ पद संज्ञा करके पदस्य के अधिकार में कौन सा सूत्र लगाया? कौन सा लगाया है? कुछ भी नहीं लगा। देखो भ संज्ञा हो जाती यहाँ पर, यदि ये सूत्र न होता तो कौन सी संज्ञा होती? भ संज्ञा होती।
तो भ संज्ञा होकर के क्या हम झलाम जशोंते सूत्र लगा सकते थे? क्योंकि एक संज्ञा का अधिकार चल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ तो हम दिखाएंगे, यहाँ हमने क्या किया, घ संज्ञा को न करके उसके अपवाद के रूप में पद संज्ञा कर दी। तो पद संज्ञा करके जलाम शोंते लग जाएगा नहीं? अब नहीं तो भवतीय बनता फिर। अब क्या बन गया? भवदीय। तो यहाँ तो दिखा दिया हमने प्रयोजन। अब अगले उदाहरण में आ जाओ, यहाँ तो दिखा दिया। अब अगले उदाहरण में आ जाओ कि ऊर्णाया योस, ऊर्णा से किया योस प्रत्यय, और ये सूत्र न हो से टीचर। तो पद भ संज्ञा होने के कारण से यश से टीचर लगेगा कि नहीं? तो ऊर्णायु बनेगा, या कि बोलो आगे, या कि नहीं आया समझ? ऊर्ण्यु, यही तो बनेगा, आकार का लोप हो जाए। अब यहाँ कर दी पद संज्ञा। अब बताओ यहाँ पद संज्ञा करके कौन सा कार्य किया था पदस्य के अधिकार में? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो क्या परिणाम निकला कि पद संज्ञा ने भ संज्ञा को नहीं होने दिया, ठीक है ना। मैंने बताया था ना एक बार, बच्चे जो हैं कभी कभी आपस में लड़ते हैं किसी एक वस्तु को लेकर के, कोई खिलौना है कुछ है, अब एक ने ले लिया, अब दूसरा उससे छीन रहा है। अब छीन रहा है तो वो थोड़ा कमजोर सा पड़ रहा है कुछ, है ना, उसको संभाल नहीं पा रहा है। उसने क्या किया कि छीनते छीनते उसको तोड़ दिया कि ले अब न तेरे काम का रहा मेरे काम का रहा, अर्थात तुझे भी मैं काम नहीं करने दूंगा। तो पद संज्ञा ने भ संज्ञा से कहा कि तू जो यहाँ पर आकार का लुप्त करने का प्रयास हो रहा है, यहाँ पर कर रहा है, वो नहीं करने दूंगा, ठीक है ना। स्वयं तो कुछ नहीं किया उसने, स्वयं उसने कोई कार्य नहीं किया है। बताओ कौन सा कार्य किया है पद संज्ञा का? यहाँ पर कुछ भी तो नहीं हुआ ना, लेकिन एक दुश्मनी निभा दी उसने। क्या कि भ संज्ञा का कार्य नहीं होने दिया, ठीक है ना। तो ये भी तो एक कार्य है ना, किसी के कार्य को रोकना भी तो एक कार्य हो गया। आगे देखो, ऋतुरण, ये तो ऋतु की अनुवृत्ति दिखाने के लिए किया है। तो छंदसी घस सूत्र से यहाँ पर घस प्रत्यय किया गया ऋतु शब्द से। अब यहाँ भी देखो ऐसी स्थिति है, यदि यहाँ भ संज्ञा हो जाती तो भस्य के अधिकार में और गुणा से गुण होता, पद संज्ञा ने गुण नहीं होने दिया, ठीक है ना। और यणादेश तो यूं हो ही जाएगा, यणादेश थोड़ी पद संज्ञा होकर के होता है, तो बिना पद संज्ञा के भी हो जाता। तो ऋतवीय, नहीं तो क्या बनता है? ऋतवीय, है ना, ऋतवीय ऐसे। चलो अब आया ये अंतिम सूत्र पद संज्ञा का। तो कितने हैं ये पद संज्ञा के सूत्र? सुप्तिगंतम पदम न किए सिपिच और स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने, 4 सूत्र हैं पद संज्ञा के। तो स्वादिशु, स्वादिशु असुरनाम स्थाने। स्वादिशु इति सुशब्दात् एक वचनादारभ्य आ कपः प्रत्यया क्रियन्ते। कप प्रत्यय तक यानी कि पूरे 2 अध्याय आ चुके हैं, और 2 अध्याय भी ऐसे नहीं कि कहीं बीच में कुछ छूट भी गया हो। प्रथम प्रत्यय 4th अध्याय का सु, 5वें अध्याय का अंतिम प्रत्यय का, पूरे आ गए, ये स्वादि कह करके ले लिया गया। अन्य हम जो बातें कभी कुछ बोलते हैं कि देखो तीसरा अध्याय धातुओं से प्रत्यय करता है, ऐसा करके बोल देते हैं ना एक सामान्य रूप से, कि तीसरे अध्याय में धातुओं से प्रत्ययों का विधान किया गया है। क्या ये पूर्ण है ये वाक्य अपने में? क्या ऐसा ही है? सुबंतों से नहीं होते हैं तीसरे अध्याय में, होते हैं नहीं। फिर एक वाक्य बोला हमने कि 4थे 5वें अध्याय में तद्धित प्रत्यय कहे गए हैं, तो ये वाक्य भी क्या अपने में पूरा है? जो तद्धित नहीं है वो भी तो कहे गए हैं, सहिता से पहले पहले वाला वो है तद्धित, और है तो 4थे अध्याय में ही,
तीसरे अध्याय के प्रत्यय कृत संज्ञक होते हैं, ऐसे बोला। क्या ये वाक्य अपने में पूर्ण है? जो कृत नहीं है वो भी तो है। तो इस तरह से जो है, लेकिन यहां जब कहा गया कि स्वादि, अब एक भी प्रत्यय नहीं छूटेगा इसमें, चौथे पांचवें अध्याय का। तो स्वादिषु प्रत्ययेषु परतः सर्वनाम स्थान वर्जितेषु पूर्वम पद संयम भवति। उन स्वादियों में सर्वनाम स्थान जो 5 प्रत्यय हैं प्रारंभ के, ये भी आ गए थे, इनको छोड़ दिया गया। तो राजभ्याम, राजभिः, राजत्वम, राजता, राजतरः, राजतमः, प्रयोजन सर्वत्र एक ही है, राजन के नकार का लोप करना। न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य। असर्वनाम स्थाने इति किम? तो राजन और औ, राजन और औ। अब यहाँ पर सर्वनाम स्थान होने के कारण से, क्योंकि यहाँ भी यदि पद संज्ञा होने लगे स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान से, तो नकार का लोप प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो सर्वनाम स्थान को छोड़ दिया गया, तो राजानौ, राजानः ये बन जाएंगे। अब यहाँ पर एक हम ये भी विचार कर सकते हैं कि राजन शब्द का प्रथमा के एकवचन में क्या रूप बनता है? राजा, वहां नकार का लोप हुआ है, वहां तो हुआ है ना। तो इसका तात्पर्य है वहां पद संज्ञा हुई है। लेकिन हम राजन से प्रत्यय कौन सा लाए थे? सुप्रत्यय लाए। तो सुप्रत्यय क्या सर्वनाम स्थान नहीं है? कहाँ गई तेजस्वी? तो सुप्रत्यय जब सर्वनाम स्थान है तो असर्वनाम स्थान है, ठीक है ना। सर्वनाम स्थान पर रहते पद संज्ञा नहीं होती, तो कैसे नकार का लोप करेंगे बताओ? राजन और सु हो गया सर्वनाम स्थान, और सर्वनाम स्थान में तो ये निषेध कर रहा है ना, असर्वनाम स्थान। तो सर्वनाम स्थान में तो पद संज्ञा होगी नहीं, तो फिर नकार का लोप कैसे हो पाएगा? सुप्तिंगंतम पदम से भी तो पद संज्ञा हो सकती है। हाँ, तो वो पद संज्ञा करेगा, लेकिन वो वहां करेगा जहाँ के सर्वनाम स्थान नहीं है। सर्वनाम स्थान में तो रोक दिया गया ना भाई। कोई भी उत्सर्ग सूत्र वो अपवाद को ध्यान में रखते हुए प्रवृत्त होता है ना। कोई भी उत्सर्ग सूत्र जब उसने कहा कि सर्वनाम स्थान पर रहते नहीं होती है, तो कैसे हो जाएगी फिर बताओ? तो देखो यहाँ जो कहा गया ना असर्वनाम स्थान है, तो पीछे भी हमने ये चर्चा की हुई है कि नए समास जब करते हैं तो 2 प्रकार से उनके अर्थ निकालते हैं कि प्रसज्य प्रतिषेध है या कि पर्युदास प्रतिषेध है। अर्थात पूरा पूरा जकड़ लिया गया है उसको, या कि कुछ छूट भी दी गई है। इसको सरल भाषा में कहें तो पूरा जकड़ लेते हैं ना, जब छोड़ेंगे नहीं उसको, अब बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, पूरा पकड़ लिया सर्वनाम स्थान को, ये क्या होगा? प्रसज्य प्रतिषेध। तो अन्य कोई सूत्र भी यदि प्रयास करेगा करने का तो नहीं कर सकता। पर्युदास में क्या है कि देखो मैं नहीं करूंगा, और कोई यदि करना चाहता है तो करता रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो राजा जो एक वचन का शब्द है वहां ये नहीं करेगा। तो सुप्तिंगंतम पदम में प्रत्यय सहित की कर डाली। फिर देखो इसमें क्या अंतर है इन दोनों सूत्रों में। ये प्रत्यय को छोड़ करके करता है, वो प्रत्यय सहित की ही कर डालता है पूरा, ठीक है ना। हम सब्जी खाते हैं छिलका निकाल करके, और गाय कैसे खाती है? वो तो छिलका सहित ही खा जाएगी ना, वो नहीं कहेगी पहले छील करके लाओ, है ऐसे नहीं खाऊंगी मैं। तो वो प्रत्यय सहित की करता है। तो इसलिए परिदास प्रतिषेध मानते हुए यहाँ समाधान दिया जाएगा। अगर कोई प्रश्न उठाता है राजन इनके राजा प्रथमा एक वचन में, तो इस तरह से उसका समाधान होगा। तो ये हो गया पूरा पद संज्ञा का। अब आगे आई भाषा।
यहाँ अंतर तो पड़ रहा है ना आचार्य, वो प्रत्यय सहित पद संज्ञा कर रहा है, यहाँ तो प्रत्यय छोड़ दिए जा रहे हैं, तो हम संज्ञा उसको कौन सी है दोनों में? पद ही है। संज्ञा को देखो ना, सहित और रहित को क्यों आ गए चक्कर में? देखो इसने ये कहा कि सर्वनाम स्थान पर रहते मैं पद संज्ञा नहीं करूंगा। यदि अन्य कोई करता है तो अन्य कोई करता है, मैं ये थोड़ी कहा जा रहा है कि अन्य कोई सर्वनाम स्थान परे रहते करता है, ये बात नहीं है। वो चाहे सर्वनाम स्थान परे रहते करे या सर्वनाम स्थान सहित करे। देखो सर्वनाम स्थान सहित तो यहाँ भी होगी राजानु। क्या राजानु ये पद नहीं है क्या? पूरा प्रत्यय सहित है या नहीं? और राजन नहीं, राजानु में नहीं कह रहा हूं मैं, ये तो खैर यहाँ नहीं बनेगा। राजभ्याम, राजभ्याम में पूरा पद है कि नहीं? ध्यान सहित और राजन भी पद है, दो दो पद है यहाँ पर। क्योंकि राजभ्याम अगर पूरा पद नहीं बनाएंगे हम, राजानु में तो है पूरा पद, यहाँ तो कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि यहाँ पर राजन इतना पद नहीं है राजानु में, प्रत्यय सहित ही है। लेकिन राजभ्याम में यदि हम ऐसा माने कि इससे पद संज्ञा हो गई, अब वो नहीं करेगा सुप्तिंगंतम पदम, तो जब पूरा पद ही नहीं बनेगा तो अपदम न प्रयोजित, प्रयोग ही नहीं कर पाएंगे फिर हम। तो प्रत्यय सहित तो सारे ही पद होते हैं, चाहे वो सुबंत हो अथवा तिंगंत हो। वहां तो बल्कि और व्यापकता है ना, सुबंत भी ले लिए, वहां तिंगंत भी ले लिए। अब तो हम केवल सिमट गए ना, अब तो हम स्वादियों की बात कर रहे हैं, अब तिंगंतों को छोड़ दिया गया, तिंग प्रत्ययों को, और वो तो बहुत व्यापक सूत्र है शुभ तिंगंतम पता। तो प्रत्यय सहित की तो सर्वत्र होगी। तो यची भम, अब पीछे से पूरा सूत्र यहां पर ले लेंगे। तो स्वादिष्व सर्वनाम स्थाने इति वर्तते, ठीक है ना, इसकी अनुवृत्ति तो आ ही रही है। पूर्वेण पद संज्ञायाम प्राप्तायाम तद अपवादो भ संज्ञा विधीयते, क्योंकि जब पूर्व सूत्र ने सारे स्वादि ले लिए और उनमें से ये यची यकारादि जाति को छांट रहा है, तो फिर अपवादी ही कहा जाएगा। तो यकारादौ अजादौ च स्वादौ सर्वनाम स्थान वर्जिते प्रत्यय परतः पूर्वम भ संज्ञम भवति। तो यकारादि का उदाहरण हो जाएगा गार्ग्य वात्स्य, अजादि का हो गया दाक्षी ही प्लाक्षी ही। आगे फिर वार्तिक दे दिया है इन्होंने कि नभोंगिरो मनुष्याम वत्युपसंख्यानम। नभस, अंगिरस और मनुष्य, ये जो मनुष्य शब्द है ना, ये हम जैसे बोलते हैं कि मनुष्य, मानुष, मानव, तीन तरह से बोलते हैं ना, ये एक और प्रकार समझ लो। अब ये शब्द है मनुष्य सकारांत, मन धातु से उसी प्रत्यय। तो वैसे तो उसी प्रत्यय का वनादि कोश में सूत्र दिया है जने ऋषि ही जन्यु, ध्यान आया? तो वहां जन धातु से किया गया है, लेकिन हमें अधिकार दे दिया है पाणिनि ने कि आप किसी भी धातु से उणादि कोश का कोई सा भी प्रत्यय कर सकते हो। कैसे दिया अधिकार? क्या कह करके? गुणादयो बहुलम। हाँ देखो, इसको भी दे दिया अधिकार, ख्याति को भी, सबको दे दिया है। तो वहां हम मन धातु से उस प्रत्यय करके मनुष्य बनाएंगे। वही शब्द यहाँ पर है, नहीं तो मनुष्याम में प्रश्न उठेगा ना कि ये विभक्ति आकर के ये शब्द बन कैसे गया। तो इन शब्दों की तीन शब्द लिए यहाँ पर, और वती प्रत्यय पर रहते, ठीक है ना, ये भसंज्ञा का उपसंख्यान किया है जो कि प्राप्त नहीं थी, क्योंकि यकारादि आजादी तो ले रहा है ना केवल ये। तो नभ एव नभस्वत, मतु प्रत्यय हुआ, ये मतु का वही मत है, मत का वत हो गया, तो नभस्वत। अब यहाँ पर यदि पद संज्ञा हो जाती, क्योंकि भ संज्ञा तो प्राप्त नहीं थी, और भ संज्ञा ये पद संज्ञा का अपवाद है, ये तो पद संज्ञा तो होनी ही थी, तो क्या होता फिर? स सजुषोरु लग जाता कि नहीं? तो वो नहीं हुआ। तो भ संज्ञा होने से बस ज्यों का त्यों बन रहा है ये, ऐसे ही अंगिरस्वत और ऐसे ही मनुष्यवत। अब ये सकार को शकार जो है ये अलग से करेंगे आदेश प्रत्ययों से, ठीक है ना, मनुष्यवत।
वृषण वस्वश्वयो हो, एक और आया वार्तिक। तो वृषण शब्द है ये, वृषण नकारांत है। इस शब्द की भसंज्ञा, इस शब्द की भसंज्ञा दो शब्दों के परिणत है। कौन से? वसु शब्द और अश्व शब्द। तो ये प्रत्यय तो नहीं है, तो समास करके बनाएंगे ना उस अवस्था में। समास करके जब ये दो शब्दों में से कोई शब्द आगे आएगा तो यहाँ पर भी इनकी भसंज्ञा हो जाएगी वृषण शब्द की। तो वृषण इत्येतत् वस्वश्वयोः परतो भसंज्ञं भवति छंदसि विषये। अब देखो यहाँ पर जो ये वार्तिक है, ये वैसे देखें तो प्रकरण के अनुसार तो नहीं फिट बैठ रहा है ना, क्योंकि यहाँ हम ये कहें कि पद संज्ञा की प्राप्ति में भसंज्ञा है, तो ऐसा भी नहीं, क्योंकि भसंज्ञा का तो विषय यकारादि आदि स्वादि होना चाहिए ना। लेकिन समास की अंतर्वर्तनी विभक्ति को मान करके ये बात यहाँ घटेगी। वसु और अश्व पर रहते, ये कह करके हमें लगेगा कि वसु अश्व पर रहते पद संज्ञा प्राप्ति ही कब हो रही थी, जो कि भसंज्ञा का विधान किया गया है। तो ऐसे नहीं, जो अंतर्वर्तनी विभक्ति है उसको मान करके, क्योंकि समास किया है तो अंतर्वर्तनी विभक्ति आएगी ही। तो अंतर्वर्तनी विभक्ति मान करके कौन सी संज्ञा प्राप्त हो रही थी? पद संज्ञा। इसने कर दी भसंज्ञा। अब लाभ क्या हुआ? अगर पद संज्ञा होती तो वृषण का नकार बच पाता, फिर वृषाश्व बनता अश्व के साथ में, और वृषवसु ऐसे बनता। अब नकार सुरक्षित रह गया तो वृषण वसु, और वृषणाश्व उसका षष्ठी में वृषणाश्वस्य मेने भ प्रदेशः भस्य इत्येवमादि। गुरुजी मनुरिव मनुष्वत, इसमें आदेश प्रत्यय हो कैसे लगेगा? मनुष्य शब्द में सकार उस प्रत्यय का है, प्रत्यय का सकार है। आदेश का सकार हो या प्रत्यय का सकार हो। ये मनुरिवा में ये मत समझना कि मनु उकारांत शब्द का विग्रह कर रहे हैं ये। यद्यपि उकारांत शब्द से विग्रह करेंगे तब भी कैसे बनेगा, एव आगे लाएं तो रेफ हो जाएगा, तब भी तो ऐसे बोलेंगे ना मनुरिवा। और मनुष्य सकारांत के साथ में इव जोड़ेंगे तब भी ऐसे ही बोला जाएगा मनुरिवा। तो ये सकारांत मनुष्य है ये। तसव मत्वर्थे, देखो भसंज्ञा के भी सूत्र एक से अधिक आ रहे हैं। हमने पद संज्ञा के 4 देखे थे और भसंज्ञा के 1 कम है, 3 सूत्र हैं। तो भम इति वर्तते सकारांतम सकारांतम शब्द रूपम मत्वर्थे, क्योंकि सूत्र में है मत्वर्थे, तो मत्वर्थे में मतुब भी आ जाएगा और मतुब के अर्थ वाले अन्य प्रत्यय भी आ जाएंगे। मत्वर्थे प्रत्यय पर तो भसंज्ञम भवति। अब उदश्वित शब्द को इन्होंने यहाँ पर लिया, तो उदश्वित्वान घोषः। अब यहाँ पर मतुब प्रत्यय के परे रहते इसकी भसंज्ञा हो गई, तो लाभ दिखाई दे रहा है, अब तो स्पष्ट पता लग गया होगा। झलाम जशोन्ते नहीं लग पाया, ठीक है ना, बस भागा कोई कार्य नहीं है, पद का कार्य नहीं होने दिया। ऐसे ही विद्युतवान, नहीं तो क्या बनता? विद्युतवान। बलाहकः, बलाहकः क्या होता है? वारिवाहकः, बादल, ठीक है ना, तो बिजली वाला होता है, विद्युत वाला। सकारांत का लिया पयस्वी यशस्वी, ठीक है ना, तेजस्विनी, ये तो क्या बनता फिर? तेजोबिनी, है ना। अब कोई प्रश्न उठाए तो उत्तर भी पास में रहना चाहिए, ठीक है ना। व्याकरण पढ़ रहे हैं आप लोग, ये तो कोई नाम पर ही आक्षेप कर देगा कि ये नाम कैसे बन गया, ये आप तो वैयाकरण है, व्याकरण के नियमों के विरुद्ध कैसे चल रहे हैं, तो कहा जाएगा हम नियम के विरुद्ध नहीं है, नियम के अंतर्गत ही है। तो यहाँ पर ससजुषोरु नहीं लग पाएगा फिर। तसवीति की, अब तसव तो कहेंगे नहीं तो सूत्र बहुत व्यापक बन जाएगा, फिर मतलब प्रत्यय पर रहते सारे ही शब्द आ जाएंगे फिर तो तक्षण जो कि नकारांत है,
इसकी भी भ संज्ञा होने लगेगी तो फिर नकार का लोप कैसे कर पाएंगे न लोप से। तो तक्षवान ग्राम अयस्मयादीनि छंदसी। अब अयस्मयादीनि छंदसी में यहाँ छंदसी साथ में कहा है और कुछ शब्द यहाँ पर ले लिए हैं आदि शब्द कह करके, और इसको आकृति गण भी माना गया है। तो पहला शब्द यहाँ पर अयस्मय ये शब्द है। तो अयस्मयादीनि शब्द रूपाणी छंदसी विषये साधुनी भवंती। अब व्याख्याकार ने साधुनी शब्द बोल दिया, क्योंकि सूत्र में ये तो अगर हम देखें प्रकरण के अनुसार तो स्पष्ट यही तो आएगा कि भ संज्ञा होती है। अयस्मयादि शब्दों की छंद में भ संज्ञा होती है, यही तो अर्थ आएगा। लेकिन हमें इस अर्थ को थोड़ा और व्यापक करना है। तो क्या व्याख्याकार ने कहा? साधुनी भवंती। अब साधुनी भवंती का तात्पर्य है कि इस गण में जो शब्द पड़े हुए हैं वो जैसे पड़े हैं वैसे ही साधु होते हैं। अब उनके साधुत्व को यथावत रखने के लिए, उसमें असाधुत्व न आ जाए, तो कहीं तो हमें भ संज्ञा का आश्रय लेना होगा, कहीं पद संज्ञा का आश्रय लेना होगा, कहीं दोनों संज्ञाओं का आश्रय लेना होगा। तो इन सारी बातों को समाविष्ट करने के लिए हम मात्र इतना बोल रहे हैं कि भ संज्ञा होती है, तो ये से सिद्ध नहीं होगा ना। साधुनी भवंती कह करके सारी बातें आ गई हैं। तो ऐसा है ये सूत्र। तो वेदों की दृष्टि से देखें तो ये सूत्र बहुत व्यापक है। वहां हम देखेंगे तो पद संज्ञा हम सामान्य रूप से करते हैं, देखेंगे वहां तो पद का कोई कार्य ही नहीं दिख रहा है, होना चाहिए। कहीं भ संज्ञा का कोई शब्द आता है तो भ संज्ञा का कार्य नहीं दिखाई देता, और कहीं ऐसा होता है कि दोनों संज्ञाओं का, ठीक है ना, दोनों संज्ञाएं समाविष्ट हो रही होती हैं और अपना अपना दोनों का कार्य होता है। तो वो देखेंगे आगे अभी। तो भ पद संज्ञाधिकार है, क्योंकि दो संज्ञाओं का अधिकार चल रहा है, तो ये सूत्र पीछे तक के विषय को ले लेगा, पद संज्ञा को भी ले लेगा। भ पद संज्ञाधिकारे विधानात् तेन मुखेन। तेन मुखेन का तात्पर्य उसी उपाय से, जो भ संज्ञा करके जो कार्य किया हमने, तो भ संज्ञा करना किसी कार्य का उपाय हो गया कि नहीं। पद संज्ञा का कोई कार्य किया तो उस कार्य का उपाय पद संज्ञा हो गया। अब इन शब्दों में हमें जो कार्य करना है तो वहां पर उपाय या तो भ संज्ञा करें या पद संज्ञा करें या दोनों संज्ञा करें। तो तेन मुखेन का तात्पर्य इस उपाय से, यानी जो संज्ञा आवश्यक है या जितनी आवश्यक है उतना करके साधुत्वम अयस्मयादीनाम विधीयते, इनका साधुत्व विधान किया जा रहा है। तो अब देखो यहाँ पर जैसे अयस्मय शब्द को ही लें तो कौन सी संज्ञा दिखाई दे रही है यहाँ पर, भ संज्ञा या कि पद संज्ञा। लेकिन उससे पहले हमें यह देखना होगा कि ये सूत्र न हो तो कौन सी होनी चाहिए। पद संज्ञा ही तो होगी, आजादी प्रत्यय तो है नहीं, न यकार आदि है। तो उस अवस्था में यहाँ रुत्व यानी कि सजोरू लगना चाहिए था, जो अयोमयम ऐसा बनता, जैसे मनोमय, मनोमय बोलते हैं ना, मनोमय कोश। तो यहाँ भ संज्ञा हो गई। अयस्मयानी भी उसी का उदाहरण हो गया, अयस्मयानी पात्राणी। क्वचिद उभयमपि भवति। अब यहाँ जो अगले शब्द हैं वहां उसमें दोनों ही दिखा दी इन्होंने, जैसे स सुष्टुभा स ऋक्वता गणेन। उदाहरण इसमें है ऋक्वता, सुष्टुभा नहीं, ऋक्वता। तो ऋक्वता में ऋच चकारांत शब्द है। आगे मतु प्रत्यय किया, तो मतु प्रत्यय करके अगर हम पद संज्ञा लेते हैं, पद संज्ञा लेते हैं क्या करेंगे, तो पद संज्ञा करेंगे तो चकार को ककार कर दिया हमने चौकू से, तो रिच का बना लिया ऋक। अब पद संज्ञा कर ली तो पद संज्ञा का अगला कार्य भी तो करेंगे, फिर कौन सा, झलाम शोनते, तो ऋग्वता ऋग्वेद बोलते हैं नहीं। तो क्या किया गया कि कुत्व करने के तुरंत बाद एकदम भ संज्ञा कर दी। ये क्या, जैसे कोई गाड़ी चल रही हो, अचानक कोई गड्ढा सामने दिखाई दे रहा है और एकदम आ गया सामने, तो क्या करता है ड्राइवर, तुरंत ब्रेक मारता है, नहीं 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 गिर जाएगी इसमें नहीं तो हम तो पद संज्ञा के प्रवाह में बह रहे थे ना,
पहले हमने कुत्व कर लिया, फिर जष्टव करने लगे, तो जष्टव करने से पहले ही तुरंत ब्रेक मार दिया कि नहीं 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 नहीं, भ संज्ञा भी करना है यहाँ पर जरा। अब भ संज्ञा कर ली तो फिर जला जसवंती तो लग ही नहीं पाया, तो ककार का ककार पर ही अटक गया मामला। ठीक है ना, अब यूं ही बोलना पड़ेगा इसको। स रिक्वता गणेन, कार्य दिखा दिया आगे कि पदत्वात् कुत्वम, क्रिया क्या जोड़ा है, न भवती, आगे आ रहा है न भवती, कॉमन है वो तो। पदत्वात् कुत्वम न भवती, भत्वात् जष्टवम न भवती, ठीक हो जाएगा। तो यहाँ भवती का ध्यान करना होगा, पदत्वात् कुत्वम भवती, भत्वात् जष्टवम न भवती। जी यहाँ स्वर से बोलेंगे तो ठीक हो हैं? जाएगा, हैं? स्वरयुक्त कहेंगे तो ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे पदत्वात् कुत्वम भत्वात् जष्टवम न भवति, स्वर से। अच्छा, रुक करके थोड़ा सा, तो रुक करके हमने मन ही मन में भवती बोल लिया ना, कि छल कपट मत करो यहाँ पर। है, मन में बोल दिया, जोर से नहीं बोला है, क्योंकि रुक कर जब रुके हैं तो कुछ तो अंदर अंदर चल रहा है ना, है ना, अंदर गतिविधि हो रही है, वहां भगवती अर्थ लगा रहे हैं मन ही मन में। है, फिर पूरा अर्थ लग गया, फिर आगे बोल दिया भत्वा जष्टो न भवती। तो शर्म क्या है उसमें, स्पष्ट बोल दो ना कि पदत्वात् कुत्वम भवती। छंदसी इति किम, तो अब ये वेद में ही घटाएंगे इसको, अगर लोक में बोलना है तो अयोमयम यही बनेगा, जैसे वहां था अयस्मयम। आकृति गणोयम, ये साथ हम बता दिया है कि बहुत से ऐसे शब्द आ सकते हैं, और जहां पर आकृति गण जब मान लेते हैं तो फिर काशिकाकार उसका गण पाठ में कैसे निर्देश करे, है ना, कोई सीमा तो है नहीं, इसलिए फिर कोई शब्द नहीं दिया और आगे। अच्छा जी, जो अयोमय शब्द बाहर हम लोक में प्रयोग करते हैं, अयोमय, अयोमय स्थिति है जिसमें जिसमें लोहा अधिक है, लोहे से बनी हुई वस्तु जिसमें लोहा अधिक है, मात्रा अधिक है, प्रचुर अर्थ में होता है ना, मयट पड़ते हैं। यहाँ गड़बड़ की स्थिति में अयोमय स्थिति कहते हैं। किसकी स्थिति में? विचलित, गड़बड़, गड़बड़ हो रहा है, उस स्थिति को अयोमय स्थिति कहते गड़बड़ हो रहा है उसको अयोमय शब्द से बोलेंगे? हैं। हम्म, मेरे सुनने में तो नहीं आया ऐसा। क्या आयुर्वेद की दृष्टि से कहा जाएगा? नहीं नहीं, लोक में ऐसे कहते हैं, मुझे सब कुछ अयोमय सा हो रहा है ऐसा। तो संस्कृत में तो नहीं है, अन्य किसी भाषा में अगर ऐसा व्यवहार होता हो तो बात अलग है, क्योंकि यहाँ तो हम जो शाब्दिक अर्थ करेंगे तो वर्म जो बनाया गया ना, क्योंकि आगे दिया है जो विषय उसका विधेय, वह है वर्म। तो वर्म कैसा है कि अयोमय है, वो जो पहनते हैं ना ये कवच जैसे होता है, तो अयोमयम वर्म। तो ये दोनों प्रकरण यहाँ पर समाप्त हो गए, भाषंज्ञा का भी और पद संज्ञा का भी, बस यहीं तक रखते हैं। प्रणोधन। ओम ओम ओम।